स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए दूसरे चरण की अब वोटिंग होनी है और दूसरे चरण में राज्य की 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। ये वो इलाका है जो मुस्लिम बहुल है। इस इलाके में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। वो जिस भी पार्टी को एक मुश्त वोट करेंगे वो पार्टी आसानी से इस इलाके में जीत जाएगी, जबकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर उनके मतदान के बगैर यानी कि उनके वोट के बगैर किसी भी पार्टी को जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति है इस इलाके में। ये जो इलाका है 9 जिले की जो 55 सीटें हैं जहाँ पर मतदान होना है, इस इलाके में कुछ हिस्सा पश्चिमी यूपी का है जहाँ पर मतदान होने हैं और बाकी जो हिस्सा है वो रोहेलखंड का हिस्सा है जहाँ पर मतदान होना है। तो ये 9 जिलों की 55 सीटों पे 14 फरवरी यानी कि सोमवार को मतदान होना है और सोमवार को जब मतदान होगा तो ये निर्णायक होगा कि इस इलाके से कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है। क्योंकि इस इलाके में अगर 2017 के विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसकी अगर तुलना की जाए तो इस बार बीजेपी को यहाँ पर ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि इस इलाके में मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो निर्णायक भूमिका में है कई जगह पे। तो इस इलाके में क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। 9 जिलों की 55 सीटों पे जो वोटिंग होनी है 14 फरवरी को, इस 55 सीट में से 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो यहाँ पर बीजेपी को 38 सीटें मिली थी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बीजेपी को 2017 में यहाँ पर एक तरह से ऐतिहासिक जीत मिली थी, ऐतिहासिक समर्थन मिला था यहाँ पर। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हिंदू वोटर्स हैं या फिर दलित हैं या फिर जो मुस्लिम वोटर्स हैं, इन सभी लोग वोटर्स का इनको सहयोग मिला था और इसी सहयोग के कारण बीजेपी को इस इलाके में 38 सीटें जीतने में कामयाबी मिली थी। जबकि इस इलाके में उस समय में समाजवादी पार्टी को 15 सीटें मिली थी, कांग्रेस को उस समय में 2 सीटें मिली थी और 1 सीट मिली थी बीएसपी को, यानी कि मायावती की जो पार्टी है उनको इस इलाके में 1 सीटें मिली थी। जबकि ये देखिए मुस्लिम बहुल इलाका है और समाजवादी पार्टी और बीएसपी कहीं ना कहीं मुस्लिमों को आगे हमेशा से करती है। लेकिन इस इलाके में 2017 में समाजवादी पार्टी को भी नुकसान हुआ, वो 15 सीट पे आ गई और बीएसपी का तो जो हाल है वो मैंने आपको बताया है कि 1 सीट पे सिमट के रह गई। तो यहाँ पर इस बार क्या है कि सिनेरियो बिल्कुल बदला हुआ है। चूँकि सिनेरियो बदला हुआ है और लगातार वेस्टर्न यूपी को लेकर के राज्य के सीएम जो है वो भी टारगेट पे रखते हैं कि उन लोगों वो लोग बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के वो रैली जो हो रही है उस रैली में भी वो उठाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अभी जब मतदान होंगे 2022 के विधानसभा के लिए, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्होंने जो 38 सीटें जीती थी उस 38 सीटों को वो क्या बचाने में वो कामयाब हो पाएंगे या 38 सीट से वो ज़्यादा सीटें जीत लेंगे। क्योंकि राज्य सरकार की भी जितनी योजनाएं हैं वो भी और केंद्र की सरकार की जो योजना है उन सभी योजनाओं का कहीं ना कहीं इस इलाके के लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। क्योंकि राज्य की सरकार भी हमेशा से कहती रही है और केंद्र की सरकार भी कहती है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखती है और सभी को एक साथ एक समान समझती हो और सभी को उस योजना का लाभ मिलता है। ये हमेशा से राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार भी कहती रही है। इसीलिए इस इलाके में जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी और जो विपक्षी पार्टी है उन सभी ने अपने दमदार कैंडिडेट को उतारे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी का उसके भी कई नेता ऐसे हैं जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं और वो भी उस इलाके से लड़ रहे हैं। जबकि विपक्षी पार्टी के भी कई कद्दावर नेता हैं जो इस इलाके से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है कि उनको हर हाल में इस इलाके में जीतनी है, अपनी सीट निकालनी है। और यही वजह है कि जब इस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर में रैली कर रहे थे तो उन्होंने खास करके समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव उनको और कांग्रेस को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने ये कहा रैली में कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कभी भी नहीं चाहती है कि मुस्लिम बेटियां या फिर मुस्लिम महिलाएं आगे आए, वो आगे बढ़े। वो हमेशा से वो उसको पर्दे के पीछे रखने की कोशिश करती है और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय में उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये बात कही है वो कर्नाटक में जो अभी हिजाब का कांड हुआ है, जो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, तो उस हिजाब को लेकर के प्रधानमंत्री ने इन दोनों नेताओं पे टारगेट किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि मुस्लिम महिलाएं आगे बढ़े,
उनको जितनी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का वो फ़ायदा लें। वो एजुकेशन की बात हो चाहे फिर दूसरे फील्ड की बात हो, हर फील्ड में वो आगे जाए बाकियों की तरह। तो इसीलिए उनका ये कहना है कि पर्दा प्रथा वाली जो चीज़ें हैं उनसे किनारा करना बहुत ज़रूरी है। सबको आगे आना चाहिए और सबको आकर के अपने हक़ की आवाज़ उठानी चाहिए। जबकि इस मामले पे कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का स्टैंड जो है बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं स्टैंड है। वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि मतलब इस समुदाय की जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़े। ये बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी भी बहुत जम के कैंपेनिंग की है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं आरएलडी के साथ उनका गठबंधन है, तो उन्होंने भी इस इलाके में जम की कैंपेनिंग की है। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है यहाँ पर। अब अगर 2017 की बात करें और 2022 की अगर तुलना करें तो यहाँ पर अगर देखें तो इस 55 सीटों में यानी कि 9 जिलों की 55 सीटों पर जहाँ पर मतदान होना है, यहाँ पर 77 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा गया है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। तो राजनीतिक दलों को ये लगता है कि इस मुस्लिम बहुल इलाके से अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को अगर उतारा जाए तो उनको जीत मिलनी संभव है, ये उनका मानना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम उम्मीदवार है वो मायावती की बीएसपी ने उतारी है। बीएसपी का सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार इस इलाके में है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दूसरे नंबर पे, कांग्रेस पार्टी जिन्होंने इस इलाके में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। तीसरे नंबर पे आता है समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन, और इसके बाद आता है एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भी इस इलाके में मुसलमान कैंडिडेट को उतारा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो पहली बार इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, और उनकी भी भरपूर कोशिश है कि मुस्लिम बहुल इलाका जो है इस इलाके में सेंधमारी की जाए और यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने की वो भी कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि वो अपनी रैलियों में कहीं ना कहीं कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हैं कि इन दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो हमेशा से मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात तो की है, लेकिन उनको हमेशा से नीचे ही रखा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया है, उनके उन्मूलन के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है। तो ये टारगेट एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने लगभग हर रैलियों में किया है। उनका ये टारगेट है कि मुसलमान जो वोटर्स हैं उनको ये समझाएं कि समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस ही ऐसी पार्टी नहीं है जो मुसलमानों का भला करेगी। आपके लिए आपकी पार्टी है एआईएमआईएम, आप इसे वोट कीजिए और इसको आप आगे बढ़ाइए और तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये उनका टारगेट है इस इलाके को लेकर के। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि 10 फरवरी को जब वोट डाले जाएंगे तो यहाँ की जो जनता है वो किसको वोट करती है, किस पार्टी को या फिर किस गठबंधन को, या फिर वो बीजेपी को वोट करेगी। 2017 के में जिस तरह से उसको इस इलाके में 38 सीटें मिली थी तो एक बार फिर से बीजेपी की तरफ जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हम सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने रैली में भी इस बात का जिक्र किया था। तो इस पर नज़र मेरी बनी हुई है कि जब 14 फरवरी को जब वोट डाले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात करें तो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें हैं और उसके बाद गोवा की 40 विधानसभा सीटें हैं। इस पर भी 14 फरवरी को ही एक चरण में वोटिंग होगी और यहाँ भी राज्य की जो तमाम कद्दावर नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे बाकी मंत्री हों, या फिर विपक्ष के जो दूसरे तमाम कद्दावर नेता हैं, उन सभी नेताओं की प्रतिष्ठा जो है वो कहीं ना कहीं दांव पे लगी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड में और गोवा में एक ही चरण में मतदान होने हैं और एक ही चरण में सभी नेताओं के भाग्य का फैसला होगा और जनता इन सभी नेताओं को इस बार देखेगी कि कौन है नेता जो उनके इलाके में काम करने लायक है और कौन नहीं है, या फिर कौन पार्टी उनके लिए सबसे अच्छी है। इस पर 14 फरवरी को जब वोटिंग होगी तो ये क्लियर हो जाएगा और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब ये साफ हो जाएगा कि इस इलाके का बादशाह वाकई में कौन है, चाहे वो पश्चिमी यूपी के जो 9 जिलों की 55 सीटों पे वोटिंग होने वाली है उस पर, या फिर उत्तराखंड और गोवा की विधानसभा की जो सीटों पे चुनाव होने हैं 14 फरवरी को उस पर। मतलब 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि यहाँ की जनता ने आखिरकार किसको
वोट किया है। इस पर मेरी नज़र बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।